हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉल साइंस हब। होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसपे हम मेनली फोकस करेंगे ऑन इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट। तो एज वी ऑल नो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज हो गया था। तो जो वर्ल्ड वॉर वन को प्रमोट करते थे उन्होंने इसको रिगार्ड किया एज अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स इन कोटेड। तो वर्ल्ड वॉर वन के कुछ इश्यूज ऐसे थे जो अनरिजॉल्व रह गए थे उस टाइम पे, और कुछ न्यू इमर्जिंग इश्यूज थे जिसके कारण वर्ल्ड वॉर टू हुआ, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स थे, एक्सेट्रा। फिर द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो कि सेटअप की गई थी फॉर मेंटेनिंग पीस, वो फेल हो गई। एंड जो वर्ल्ड वॉर टू की स्टार्टिंग हुई वो टू इंसिडेंट से हुई मेजरली। पहला जो था वो था सीनो जापानीज वॉर, एंड जो दूसरा था वो था जर्मन सोवियत इन्वेजन इन पोलैंड। तो 23 अगस्त 1939 में जर्मनी और यूएसएसआर के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 10 ईयर्स का ऑफ नो मिलिट्री अगेंस्ट ईच अदर। फिर सितंबर 1 1939 में जर्मनी अटैक्ड पोलैंड। जो वर्ल्ड वॉर टू था वो लास्ट किया फॉर 6 ईयर्स, दैट इज 1939 से 1945 तक वो चला, जिसने पूरे वर्ल्ड को टू राइवलरी अलायंस में बांट दिया। द एलाइज पावर जो थी यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, पोलैंड एक्सेट्रा, वर्सेस द एक्सिस पावर्स जो कि थी जर्मनी, बल्गेरिया, हंगेरी, इटली, जापान, रोमानिया। तो विद सरेंडर ऑफ जर्मनी एंड जापान वॉर खत्म हो गया। तो अब हमारा जो सेकेंड है वो है अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि उस टाइम पे क्या था वर्ल्ड वॉर टू जिसकी वजह से हुआ। तो जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड ऑन 1 सितंबर 1939 विच इनिशिएटेड वर्ल्ड वॉर टू, एंड 48 आवर्स के बाद ही ब्रिटेन एंड फ्रांस थे विच वर द अलायंस कंट्री ऑफ पोलैंड अटैक्ड जर्मनी। तो जैसे कि वी ऑल नो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेजोरिटी स्टेट्स डिवाइड हो गए थे बिटवीन द एलीज पावर एंड द एक्सिस पावर। तो 1945 मिड जर्मन ने अपना कंट्रोल बना लिया ऑन डेनमार्क एंड नॉर्वे। जर्मन ने यूज किया बिट्सबर्ग क्विक स्ट्राइक्स और लाइटनिंग वॉर को टू इनकॉर्पोरेट वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग नीदरलैंड, बेल्जियम। फिर 1940 तक इटली का कोई ऐसा सच साइड नहीं था कि वो किसकी साइड है, वो एलीज की साइड है या फिर वो एक्सिस की साइड है। लेकिन 10 जून 1940 में इटली एंटर्ड द वॉर फ्रॉम एक्सिस पावर। फिर इन बैटल ऑफ ब्रिटेन विच वॉज इन जुलाई 1940 जर्मनी ने एयर स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी ऑन ब्रिटेन, जो कि चली अक्टूबर तक चली वो। फिर 22 सितंबर 1940 में जर्मनी, जापान और इटली ने एक एग्रीमेंट साइन करा एक्सिस पावर अलायंस फॉर्म की, और 1941 जून में 4 मिलियन ट्रूप्स ऑफ एक्सिस पावर ने अटैक किया ऑन रशिया। फिर 1941 दिसंबर 7 को जापान ने सडनली अटैक किया यूएस के नेवी बेस को, दैट इज द पर्ल हार्बर, और उसी के अगले दिन यूएसए भी इस वॉर में एंटर हो गया ऑन दी साइड्स फ्रॉम दी एलीज पावर। देन इन जून 1942 इन बैटल ऑफ मिडबे यूएस ने डिफीट किया जापान की नेवी को, और इसके बाद सिनेरियो चेंज होने लगे। सेम ईयर 10 जुलाई को एलीज पावर टुक ओवर सिसिली, एंड 3 सितंबर 1943 में इटली ने सरेंडर कर दिया इटली, एंड मुसोलिनी इस्केप्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ हिटलर। फिर जून में 1944 में एलीज पावर ने इन्वेड किया फ्रांस को और जर्मनी को पुश बैक कर दिया। फिर 30 अप्रैल 1945 में हिटलर कमिटेड सुसाइड नोइंग दैट जर्मनी हैज लॉस्ट द वॉर। फिर अगस्त 1945 में यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स डाले ऑन द 2 सिटीज ऑफ जापान विच इज द हिरोशिमा एंड नागासाकी। फिर 2 सितंबर 1945 में जापानीज आर्मी ने भी सरेंडर कर दिया यूएस को, और वॉर पूरा खत्म हो गया। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू के। तो पहला है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो इन 1919 आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंडेड, तो जो अलाइड पावर्स थी वो मिली एट पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस टू एस्टैब्लिश अ जस्ट एंड आइडियल वॉर सिस्टम जो कि बेस्ड होगा ऑन जस्टिस, पीस एंड डिसआर्टमेंट। बट लेटर वॉर लॉस के कंपनसेशन लेने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जर्मनी से रिवेंज लेने के लिए, ये पीस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव बन गया था कि उन्होंने क्यों सेटअप की थी। और इस चीज के अचीव करने के लिए उन्होंने हार्श पेनल्टीज के साथ साथ मैसिव सैंक्शंस भी इम्पोज किए इन जर्मनी के ऊपर इन रिगार्ड टू इट्स मिलिट्री एंड कॉलोनियल पावर। कहा जाता है कि ये ट्रीटी वॉज एन एक्ट टू ह्यूमिलेट जर्मनी अकॉर्डिंग टू मेनीज। जर्मनी को बोलने की मतलब इजाजत नहीं दी थी, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकता था वहां पे, और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसको एज अ प्रिजनर ट्रीट किया जाता था वहां पे, और वॉर की गिल्टी भी उस जर्मनी को इम्पोज किया जाता था। केवल जर्मनी को ही कल्प्रिट बनाया गया। जर्मनी को फोर्स किया गया था टू साइन ट्रीटी ऑफ गन पॉइंट। ये
ट्रीटी विक्टर क्लब भी बनी, क्योंकि सिर्फ एलीट पावर्स को ही सारी प्रिविलेजेस थी, वो सारे डिसीजन मेक करते थे, किसी और की वो लोग नहीं सुनते थे। तो जो हमारा सेकेंड कॉज है वो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। तो द वॉल स्ट्रीट मार्केट क्रैश ऑन 29 अक्टूबर 1920 इंड्यूस्ड अ वॉर डिप्रेशन। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन सेवरल कंट्रीज, और इस चीज ने राइज दिया टू अनएम्प्लॉयमेंट, इनसिक्योरिटी, अफेक्टेड डेमोक्रेटिक लाइफ स्टाइल्स, बहुत सारी ऐसी चीजों को। It paved the way for rise of totalitarian and extreme nationalist government in many countries including Germany and Italy. मुसोलिनी एंड हिटलर ने एडवांटेज उठाया इस कंडीशन का और अपनी कंट्रीज में एंड ओवरटर्न द डेमोक्रेटिक रिजीम इनटू डिक्टेटरशिप। फिर जो हमारा थर्ड कॉज है वो है राइज ऑफ अथॉरिटेरियन रिजाइम इन यूरोप। तो जैसे कि वी ऑल नो कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स अलग होती हैं, पर कहीं ना कहीं उसके सेम रूट्स होते हैं दैट गेव राइज टू पोस्ट वॉर पॉलिटिकल अपहील, terrible economic conditions, emerging waves of extreme nationalist governments. So the rise of Nazism in Germany under Hitler and fascism in Italy under Mussolini reowned authoritarian regime, जो पावर में डेमोक्रेटिक वे में पर रिप्लेस, पावर तो आए वो डेमोक्रेटिक वे में, लेकिन उन्होंने रिप्लेस कर दिया रिजाइम को फ्रॉम डेमोक्रेटिक टू डिक्टेटरशिप, और उन्होंने प्रमोट किया मिलिटराइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर रेट। तो फर्स्ट वन इज द फासिज्म, जो कि बेनिटो मुसोलिनी ने कॉइन किया टू डिस्क्राइब हिज पॉलिटिकल मूवमेंट एंड विच ही लेड टू कैप्चर पावर एंड मेक इटली अ पावरफुल स्टेट, जैसे एंशियंट रोमन एम्पायर था उस टाइम पे। फिर फासिज्म को डिनोट किया जाता है एज अ राइज ऑफ नेशनलिज्म लेड बाय राइट विंग सपोर्टिंग हायरार्किकल एंड टोटलिटेरियन अथॉरिटी। इसमें कॉम्पोनेंट्स थे जैसे एक्सट्रीम नेशनलिज्म, लिबरल सिस्टम को वो करना, एक्सेट्रा। देन जो हमारा सेकंड था वो था नाजिज्म बाय एडोल्फ हिटलर, रेफर्स टू द राइज ऑफ नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। और नाजिज्म वाज बेस्ड ऑन द रूट्स ऑफ सोशल डार्विज्म, जो कि है कि थ्योरी दैट बिलीव्स इन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें हिटलर ने जर्मन को बिलीव दिलाया कि वॉर और मिलिटराइजेशन जरूरी है, नेसेसरी है टू अपने मीन्स को अचीव करने के लिए। फिर हमारा फोर्थ कॉज है अपीजमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स द एक्सपेंशनिस्ट पावर्स। तो जो ये एक्सपेंशनिस्ट पावर्स का इंटेंशन था वो था लाइक वेदर नाजिज्म, फासिस्ट एंड जापान, वो काफी क्लियर थे टू एलीट पावर्स, पर उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया कि ये मतलब उन लोग जो एलीट पावर्स थी उनको कहीं ना कहीं पता था कि ये जो न्यू इमर्जिंग पावर्स है ये थ्रेट है, लेकिन उन्होंने लाइक दे मेंटेन पीस एंड उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर किया। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वर्ल्ड पीस वॉज इम्पोज्ड ऑन 3 फ्रंट्स। फर्स्ट वन इज द पैसिफिक, दूसरा था इन सेंट्रल यूरोप एंड द थर्ड वन इज द मेडिटेरियन सी। एलिट पावर्स वॉर के लिए रेडी नहीं थे, तो उनको दे फेल्ट दैट पॉलिसी ऑफ कॉमन सिक्योरिटी इज फॉलिंग अपार्ट, और वो कैपेबल नहीं है टू स्टॉप दीज पावर्स, सो दे ट्राई टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट एंड द एलीट पावर थ्रू आउट द डिकेड 1930 फॉलोड द पॉलिसी। फिर हमारा फिफ्थ कॉज है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो पेरिस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टिव सिक्योरिटी वॉज एक्सेप्टेड एज द मीन टू डिफेंड इंटरनेशनल पीस एंड नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और इसी कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स पर लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ। ये डिसाइड हुआ कि किसी भी नेशन पे अटैक हुआ तो वो कंसिडर किया जाएगा एज अ थ्रेट टू ऑल। और बट 1920s और जो 1930s के इंसिडेंट थे उन्होंने डिफरेंस शो किया कि जो इनके एक्चुअल प्रोमिसेस थे और जो इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंसेस थी वो काफी डिफरेंट थी, वो लोग उस पर नहीं खड़े होते। तो ये जो आइडिया था वो था इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ मेंबर्स फेल्ड टू इस्टेब्लिश पीस। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 की। तो पहला जो हमारा कॉन्सिक्वेंस है वो है डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन पावर्स। तो ग्रेट यूरोपियन पावर्स लाइक यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने लास्ट किए देयर फ्रूट्स ऑफ, उन्होंने मतलब अपने फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट को खो दिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। यूरोप वॉज इन ruins, टोटली ड्रेन्ड ऑफ यूटिलिटी एंड एग्जॉस्टेड। दे लॉस्ट देयर कॉलोनीज, देयर एम्पायर्स, और उनका जो स्टेटस था इंटरनेशनल एरा में वो भी उन्होंने खो दिया। जर्मनी वॉज डिवास्टेटेड एंड डिवाइडेड। फ्रांस और इटली थे ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्ट्स। वॉर लेफ्ट पीपल ऑफ यूरोप विद 2 क्वेश्चंस कि पॉलिटिकल वन की कैसे अवॉइड किया जाए कॉन्फ्लिक्ट, और जो सेकंड क्वेश्चन था वो था इकोनॉमिक कि कैसे उनकी इकोनॉमी और जो मटेरियल डैमेज हुआ उनको रिवाइव कैसे किया जाए। तो जो हमारा दूसरा कॉन्सिक्वेंस है वो है इंसेप्शन ऑफ अमेरिकन हेजेमोनिक एरा। तो 1945 में यूएसए ने 2 बॉम्ब्स ड्रॉप किए, लिटिल बॉय एंड फैटमैन, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में जापान के अंदर, जिसने बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल को किल किया। और इस इंसिडेंट ने इंसेप्शन किया यूएस के हेजेमनी को ओवर द वर्ल्ड
कि यूएस काफ़ी कम अफेक्ट, और एक टाइम पे ये भी क्वेश्चन आया कि यूएस एक ऐसी कंट्री थी जो काफ़ी कम अफेक्टेड हुई थी वॉर से, लेकिन उसने अपनी हेजेमनी दिखाई वर्ल्ड को कि कितना वो पावरफुल है एज अ सुपर पावर बाय ड्रॉपिंग द एटॉमिक बॉम्ब्स। यूएसए हैड लार्जेस्ट नेवी एंड एयरफोर्स, और एटॉमिक्स बॉम्ब भी उसके पास बहुत सारे थे। तो जो हमारा थर्ड कॉज है वो है द राइज ऑफ कोल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो सुपर पावर इमर्ज हुई, यूएसए एंड रशिया। तो कोल्ड वॉर रेफर करता है टू द पीरियड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ड्यूरिंग विच द टेंस रिलेशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स ऑफ वर्ल्ड। याल्टा एंड पोस्टमैन के कॉन्फ्रेंस के दौरान बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर एक दूसरे के ओपोनेंट्स बन गए ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी एंड ईस्टर्न यूरोप। यूएसए जो था उसने सपोर्ट किया कैपिटलिस्ट एंड फ्री मार्केट एंड डेमोक्रेसी को, एंड जो यूएसएसआर था उसने सपोर्ट किया सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को। तो ऐसे इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और इन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाना स्टार्ट की फॉर देयर सपोर्ट, लाइक नाटो, सीटो, सेंटो एंड वार्सो पैक्ट। फिर जो हमारा फोर्थ है वो है डीकोलोनाइजेशन एंड द राइज ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। European countries have to go beyond Europe because of increasing capitalism in search of new market and source of raw materials for their industries, and colonialism started. So after the war, process of decolonization also started, and new state emerged as the third world countries. Rise of nationalist movement in colonies of Africa, Asia and other countries, weakening of Europe powers. तो ऐसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एमर्ज हुई लाइक इंडिया, घाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड यूगोस्लाविया, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट की और काफी न्यूट्रल रहे, वो किसी की साइड भी नहीं रहे। देन हमारा फिफ्थ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दिस टाइम ऑल्सो एलिस पावर्स प्रपोज टू इस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क करेगा टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड। और इस बार ग्रेट पावर ने ट्राई किया एलिमिनेट करना की ऑल दोज वीकनेसेस को जिसने लीग ऑफ नेशंस को इनकैपेबल बनाया था रिस्ट्रेन करने के लिए। फिर इन 1945 में एट सैन फ्रांसिस्को चार्टर ऑफ यूएन वाज ड्राफ्ट एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ही ऑफिशियली केम। तो ये हमारी कंक्लूडिंग स्लाइड है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ समझने के साथ साथ आप इस कंटेंट को रीड भी कीजिए ताकि ये आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करे आंसर राइट डाउन करने में। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें एज मच एज पॉसिबल, और कमेंट डाउन करें अगर कुछ भी छूटा हो या फिर कुछ भी कमी हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।